स्टूडेंट्स, अभी देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा परमाणु का द्रव्यमान। देखिए लेक्चर्स के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। फिर भी टेक्स्ट बुक में जो आपको दिया है उसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए परमाणु का द्रव्यमान होता क्या है कि देखिए परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में समाविष्ट तथा वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। ये चीज़ें भी मैंने देखिए बताया है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मतलब देखिए क्या होता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु मतलब तत्व, तत्व मतलब देखिए मैंने बताया था तत्व मीन्स जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, पित्तल है, ये सब तत्व है। अभी इसको ही क्या किया गया है, कुछ अलग से नाम दिया जाता है, बराबर। तो उसके नाभिक में, नाभिक मीन्स क्या होता है, उसका जो केंद्रक होता है ना, तो उस केंद्र में ऐसे कुछ अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु, पदार्थ के अणु यानी कि छोटे छोटे कण। तो उसमें एक प्रोटॉन्स होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन्स। अब जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं ना, तब क्या बनता है पता है, द्रव्यमान बनता है। ठीक है, तो परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकत्रित रूप से नाभिक के मूल कण कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, मतलब जितने भी प्रोटॉन्स है वो लेना है और जितने भी न्यूट्रॉन्स होता है वो आपको वहाँ पे लेना है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब वहाँ पे क्या आ जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ये सब चीज़ें देखिए मैंने आपको जो शुरुआत में परिचय का लेक्चर्स था उसमें मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं। देखिए परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म मीन्स ये छोटा कण है ना, पदार्थ का कैसा होता है, एकदम छोटा सा छोटा कण होता है। उसका द्रव्यमान कैसे निश्चित करे, यह समस्या वैज्ञानिकों के सामने भी उपस्थित हुई थी। अभी देखिए हर एक पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान अभी मतलब इसमें परमाणु जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो द्रव रूप में हो सकता है, ठोस के रूप में हो सकता है और गैस के रूप में हो सकता है। ऐसे उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के सामने समस्या थी कि उसको मापन कैसे करें। तो 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों परमाणु का द्रव्यमान मापन अचूक करना संभव न होने के कारण परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान के मापन के लिए एक संदर्भ परमाणु की आवश्यकता हुई। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होने के कारण प्रारंभ के काल में हाइड्रोजन का संदर्भ परमाणु में रूप में चयन में आया गया। अभी देखिए हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे ना, तो कि वो सबसे हल्का परमाणु है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, गैस आपको तो पता है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसलिए मतलब सबसे पहले उसकी सहायता ली गई हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के माध्यम से क्या किया गया है कि ये परमाणु द्रव्यमानांक का मापन कैसे करेंगे, ये सब संकल्पना जो है लोगों को यानी कि धीरे धीरे समझ में आने लगी। देखिए जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है, ऐसे हाइड्रोजन को परमाणु सापेक्ष द्रव्यमान 1 स्वीकार किया गया। मतलब देखिए जिसके नाभिक में एक ही प्रोटॉन्स होता है, मतलब जो हाइड्रोजन होता है ना, उसका जो नाभिक यानी कि उसका जो केंद्रक होता है ना, उसमें केवल एक ही प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे एक उसका वो द्रव्यमान हो सकता है। ये चीज़ वहाँ पे क्या की गई है, बताई गई है। तो देखिए इस कारण नीचे देखिए, ये उंगली नहीं जा रही नीचे, इस कारण देखिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु द्रव्यमानांक के जितने बराबर हुआ। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान के लिए अगर आप कोष्टक में देखेंगे वहाँ पे ए शब्द, इस शब्द का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। देखिए कैपिटल ए, ध्यान रखिए परमाणु द्रव्यमानांक के लिए कैपिटल ए इस अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऐसा है परमाणु द्रव्यमान होता है। शुरुआत के लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो ये द्रव्यमान हो गया। उसके बाद में देखिए मोल, कि मोल ये कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए तत्व या यौगिक जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तब उनके परमाणु और अणु में अभिक्रिया होती है। उनके परमाणु अणु की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया करते समय परमाणु अणु को गिनने की अपेक्षा राशियों का मापन करके उपयोग करना सुविधाजनक होता है। इसके लिए उसकी मोल संकल्पना का उपयोग किया जाता है। अब देखो तत्व और यौगिक जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि
अलग अलग प्रकार के अणु की संख्या होती है, यानी कि सबके छोटे छोटे पदार्थ, कोई गैस है, कोई ठोस है, कोई द्रव है, तो ये सब अणु की संख्या हमें वो पता होनी चाहिए जो भी रहता है। लेकिन अगर ये नहीं पता तो क्या होता है कि जो परमाणु अणु जो होते हैं, परमाणु अणु, छोटे छोटे अणु, उसको हमें गिनना है, यानी ठोस का है, द्रव का है, गैस का है, तो उसके लिए देखो उसकी राशियों का मापन करना चाहिए। उसकी जो राशि होती है, राशि मतलब देखो आगे नीचे बताया गया है, तो राशि का मापन करने के लिए मोल इस संकल्पना का उपयोग आ चुका है। तो मोल क्या है, देखिए मोल किसी पदार्थ की वह राशि होती है जिसका ग्राम्य द्रव्यमान उस पदार्थ के अनुद्रव्यमान के डाल्टन के मान के बराबर होता है। अभी मतलब देखिए क्या होता है कि जो ये मोल ऐसी राशि है ना जिसका ग्राम में द्रव्यमान देखिए क्या करते हैं, ग्राम में मापन करते हैं। जैसे किलोग्राम ग्राम में होता है ना, जैसे कि तेल है, पानी है, बराबर, शक्कर है, तो हम दुकान में जाते हैं तो देखिए ग्राम में ही मतलब उसका द्रव्यमान किया जाता है ना, वजन किया जाता है, वो सब है। तो इसका ग्राम में द्रव्यमान, उसका अनुद्रव्यमान, अणु मीन्स उसमें उसके छोटे छोटे अणु कितने होते हैं वो मापन करेंगे, और ग्राम में द्रव्यमान उसका निकालेंगे, और वो डाल्टन के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि देखिए जैसे ऑक्सीजन का अनुद्रव्यमान 32 है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का अर्थ क्या होता है कि उसमें 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। और जैसे कि देखिए पानी का अनुद्रव्यमान अगर 18 है तो उसका कारण 18 ग्राम का पानी का अर्थ क्या होता है, 1 मोल पानी होता है। तो ये मतलब जो भी पदार्थ होता है ना उसको 1 मोल में मापन किया जाता है। अब देखिए यौगिक के 1 मोल का अर्थ यौगिक के अनुद्रव्यमान के मान के बराबर ग्राम में यौगिक का द्रव्यमान होता है, और मोल यह SI इकाई है। अभी देखिए मोल ये क्या है, एक प्रकार की SI इकाई है। तो पदार्थ के अगर मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो देखिए इसका सूत्र वहाँ पे है, ये सूत्र हमें वहाँ पे इस्तेमाल करना है। देखिए पदार्थ की मोलों की संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो उसमें देखिए सबसे ऊपर क्या होगा, पदार्थ का ग्राम्य द्रव्यमान। अभी देखिए पदार्थ का ग्राम्य द्रव्यमान यह आपको दिया जाता है, हम इसको हम निकाल नहीं सकते, और पदार्थ का अनुद्रव्यमान हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब ये पदार्थ का अनुद्रव्यमान हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि पदार्थ का अनुद्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग सवाल भी हल करने वाले हैं। देखिए फिर से बता देता हूँ कि पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर पदार्थ का ग्राम्य द्रव्यमान, तो पदार्थ का क्या होता है, अनुद्रव्यमान। तो ये संकल्पना है। तो इसके अनुसार हमें क्या करना होता है, ये जो मोल वाला निकालने की प्रक्रिया है इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। नीचे आते हैं, देखिए अभी एवोगैड्रो संख्या। तो ये एवोगैड्रो संख्या देखिए क्या है, तो एवोगैड्रो देखिए एक वैज्ञानिक था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए किसी भी पदार्थ के 1 मोल राशि में अणु की संख्या निश्चित होती है। देखिए कोई भी पदार्थ हो, मान लो पानी है, 1 मोल पानी है ना, तो 1 मोल राशि में देखिए जिसके अणु होते हैं ना, छोटे छोटे अणु, उसकी संख्या निश्चित होती है। मतलब जो भी है, मान लो 1000 है तो 1000, 2000 है तो 2000, तो उसका मान निश्चित होता है। तो इटालियन वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने देखिए इस संदर्भ में मूलभूत अनुसंधान किए, इसलिए इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, और इसे Na अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे वैज्ञानिकों के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 गुना 10 का 23 घात होता है। देखिए ये जो एवोगैड्रो वैज्ञानिक था ना, उसने निश्चित किया था कि मानो 1 मोल पानी है ना, तो उस 1 मोल पानी के अंदर 6.022 गुना 10 का 23वां घात होता है। मतलब कोई भी 1 मोल आ गया, कोई भी पदार्थ ले लो आप, चाहे ठोस वाला ले लो, चाहे गैस वाला ले लो, चाहे द्रव वाला ले लो, अगर वो 1 मोल है तो उसका मान देखो कितना होगा, 6.022 गुना 10 का 23वां घात होता है। अगर 2 हो गया तो फिर उसको ये 6.022 से उसको गुना करना पड़ेगा। तो किसी भी पदार्थ का देखिए 1 मोल में उसके 6.022 गुना 10 का 23वां घात होता है। मतलब एक ऐसा एक मान है, एक एवोगैड्रो संख्या का क्या है, एक ऐसा एक मान फिक्स करके रखा गया है। उसी के हिसाब से पदार्थ में कितने मोल होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको पता है 1 दर्जन का अर्थ होता है 12, 1 शतक यानी कि जो हम बोलते हैं ना
सैकड़ा, उसमें देखिए क्या होता है 100 होता है, बराबर कि नहीं। तो उसका मान फिक्स होता है कि नहीं। ऐसे बोलते हैं ना 1 दर्जन केला दो, 1 दर्जन केला दो मतलब एक ही देता है क्या, नहीं, तो 12 देता है। तो 1 दर्जन का मतलब वहाँ पे मान फिक्स होता है कि उसमें 12 केले मिलते हैं, या जो भी आगे चीज़ें मिलती हैं, 12 चीज़ें मिलती हैं। और जब 100 बोलते हैं तो हम ये शतक बोलते हैं, तो सैकड़ा बोलते हैं तो उसमें 100 होता है, उसका मान तो फिक्स होता है। तो 1 ग्रोस का अर्थ होता है 144। उसी प्रकार 1 मोल का अर्थ क्या होता है, 6.022 गुना 10 का 23वां घात। तो ये मोल होता है, देखिए बच्चों, ये मोल होता है जो एवोगैड्रो इस वैज्ञानिक ने मान उसका फिक्स निकाला। जैसे 1 डजन का होता है ना, वैसे ही 1 मोल का मान 6.022 गुना होता है। ठीक है, हल किया हुआ उदाहरण दिया है, उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद में जो उदाहरण हल नहीं किया गया उसे हम हल करेंगे। देखिए 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे। एक ग्राम में देखिए द्रव्यमान आपको दिया रहता है, मैंने पहले बोला, अभी ये 66 दिया है ना ग्राम में द्रव्यमान दिया रहता है। तो सूत्र देखिए हमें पता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान देखिए 44 होता है। अब ये 44 कहाँ से आया, अभी आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा ना कि सर ये 44 आया कहाँ से, बराबर कि नहीं। ध्यान दीजिए, कार्बन का नंबर होता है 6, ठीक है। अभी जब सम संख्या होती है तो मैंने बताया कि उसको 2 से गुना करना होता है। तो कार्बन का कितना हो गया, 6 गुना 2 12 हो गया। और ऑक्सीजन का होता है कितना, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो ये 8 गुना 2 कितना हो गया, 16। 16 गुना, या भी देखो उसमें ये 2 बार है, तो 16 गुना 2 32 हो गया। तो 32 और 12 कितना हो गया, 44। ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे मोलों की संख्या में आपको पता है कि पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान और पदार्थ का अणु द्रव्यमान होता है। तो ग्राम में द्रव्यमान ऑलरेडी दिया है 66, लेकिन अणु द्रव्यमान यहाँ पे 44 लिया हुआ है। तो 44 आया कहाँ से, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन का द्रव्यमान है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पर 2 बार है तो उसको 32 करना पड़ेगा। 32 और 12 क्या हो गया, 44 हो गया। ये देखिए मैंने पहले बताया है स्टूडेंट्स आपको कि ये अणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, वो ऑलरेडी बताया गया है। तो आप मुझे मत पूछना कि ये सब कैसे आया, वो मैंने पूरा डिटेल्स में आपको बताया था। तो ये देखिए 66 ये बटे 44 है, तो अब इसको हम भाग देंगे, 2 से उसको भाग जाएगा, तो n बराबर देखिए 1.5 मोल आएगा। मतलब इसको जब हम भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 1.5। आप लोग कर सकते हैं, आपको तो गणित आता ही है। और उसके बाद में देखिए फिर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कि 6.022 गुना 10 का 23वां घात होता है, लेकिन यहाँ पे 1 से ज़्यादा है ना, कितना है वहाँ पे देखिए 1.5 मोल है। तो 1.5 मोल है, तो 1.5 मोल है, तो उसको हमें गुना करना पड़ेगा। तो ये देखिए 1.5 कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए नीचे देखिए 1.5 गुना 6.022 गुना 10 का 23वां घात अणु होता है। तो जब हम उसको गुणा करेंगे तो 15 गुना 6 देखिए 9 होता है, और 15 गुना 22 33 होता है। तो 9.033 गुना 10 का 23वां घात, क्योंकि 10 का 23वां घात में कुछ बदलाव नहीं होगा। तो जो भी 1.5 या 2.3 आएगा, 1 2 देखिए 1 से ज़्यादा आएगा ना, तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, 6 से उसको गुना पड़ना करने पर। ध्यान दीजिए, 1 से अगर ज़्यादा आता है ना तो 6.022 से हमें गुना करना पड़ेगा, और 10 का 23वां घात में कोई फ़र्क होगा नहीं। तो इस तरह से देखिए ये मोलों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हल किया उदाहरण है, और ये मोल की संकल्पना जो ये सूत्र है, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान और पदार्थ का अणु द्रव्यमान, ये लेके हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हल करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए ये मोल संकल्पना है, और ये हल किया गया उदाहरण था। एवोगैड्रो संख्या का मान आपको ध्यान में रखना है, 6.022 गुना 10 का 23वां घात होता है। ठीक है, तो ये हल किया गया था। जो हल नहीं किया गया उसको देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। चलिए, इसमें डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।